नमस्कार दोस्तों, अद्विका ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। कल हमने इतिहास के प्रश्नों को हल किया था, जो लोग नहीं देखे होंगे वो जा करके इसी चैनल पे देख लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले दिया था? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने। ठीक है, एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या इनमें से सभी। तो किस देश के संविधान का भारतीय संविधान सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा निश्चित रूप से ब्रिटेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9th और 12th की बुक देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, या ऐसे भी आपको पता है कि ये लोग संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, नीति कहाँ से आई, ऐसे याद कर लीजिए, नीति आई आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ट्रावणकोर। तो आपको पता है कि संविधान लागू होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल जी को भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सारी रियासतों को शामिल कर लिया गया था, लेकिन हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ 3 रियासतें थी जो शामिल नहीं हुई थी। तो बाद में कश्मीर को विलय संधि के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पे, और सबसे अंत में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारतीय रियासत में भारतीय संघ में मिला दिया गया। तो सबसे अंतिम में कौन हो जाएगी? जूनागढ़। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान अपने देश का है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता है, फिर भी जल्दबाजी में आप आंसर गलत कर देते हैं, इसलिए बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, अलिखित और कठिन और लचीला दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा कठोर और लचीला दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। किस ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो मैंने अभी हाल ही में बताया आपको, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें डॉक्टर एस एन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तीसरा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन जोड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, 14वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, तो वर्तमान अगर पूछे तो 6। ठीक है, मूल संविधान में 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार न्याय्य हैं, इसका क्या अर्थ है? ये केवल नीति निर्देशक मार्गदर्शक है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, ये वैकल्पिक है, ये संविधान में नहीं लिखे गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल क्या है इसमें से? बताइए, शोषण के अधिकार में शामिल क्या है इसमें से? जबरन मजदूरी पर रोक, बाल श्रम पर रोक, ए और बी दोनों, या संपत्ति के अधिकार? ये हो जाएगा ए और बी दोनों, जबरन मजदूरी पर रोक है और बाल श्रम पर भी रोक है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में और 24 में ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी हैं किसके लिए? मौलिक कर्तव्य किसके लिए बाध्यकारी है? न्यायालय के लिए, नागरिकों के लिए, संसद के लिए या सरकार के लिए? तो मौलिक कर्तव्य किसके लिए बाध्यकारी हैं? आपके लिए, अर्थात नागरिकों के लिए। ठीक है,
अगला है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब? कभी भी नहीं, चुनाव के समय नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या कभी नहीं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद हैं उनको छोड़ करके। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? ठीक है, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। अभी मैंने बताया ना कि 7 थे लेकिन अभी 6 हो गया है, तो इसको याद कर लीजिए। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब एक विधिक अधिकार है लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है? संविधान को अपनाया गया था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, संविधान लागू हुआ था या प्रथम चुनाव संपन्न हुआ था? तो नहीं, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था 1951-52 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तानाशाह की स्थापना, ये तो हो नहीं सकता है किसी भी तरह। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सैनिक शासन की स्थापना, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगर भाग 3 की बात किया जाए तो इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। भाग 5 की अगर बात किया जाए तो केंद्र शासन अर्थात संघ सरकार का पूरी तरह से उल्लेख है। 4A अर्थात 4 की अगर बात किया जाए तो इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 44 में है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा कि भारत के वो 2 राज्य जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, तो कौन सा भी एक राज्य हाल ही में इसको स्वीकार किया है, आप उसको कमेंट में बताएंगे। पहले से तो गोवा है, दूसरा कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो संवैधानिक प्रमुख की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति होंगे, न कि प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या लोकसभा अध्यक्ष में। बताइए किसमें होती है वास्तविक कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में होती है। ठीक है, और जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में और नाम मात्र कार्यपालिका अगर पूछे तो राष्ट्रपति में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सेनापति कौन होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद में सभापति होता है। ठीक है, लोकसभा का, राज्यसभा का, नीति आयोग का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो पद में सभापति होता है राज्यसभा का। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। ठीक है, तो आप बताएंगे नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं और उनका क्रम कौन सा है, व्यक्तिगत में क्रम कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रपति पद पर रह सकता है केवल 1 कार्यकाल तक, केवल 2 कार्यकाल तक, 3 कार्यकाल तक या अनगिनत बार? तो इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसी भी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी पद है तो ऐसे पद का कार्यकाल अनगिनत बार हो सकता है। उसमें संविधान में ऐसा इसका कुछ उल्लेख नहीं है कि 1 बार होगा, 2 बार होगा या कितनी बार होगा। ठीक है, अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? ठीक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति तो होगा नहीं, क्योंकि मंत्रिपरिषद से अलग है। लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, ये भी नहीं होंगे, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चयन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद करिए भारत के प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा को भंग करने की बात आएगी तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, न कि लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?
केंद्र सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव अगर प्रस्तुत करने की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगी। हालांकि इसमें दोनों सदन भाग लेते हैं, मतलब दोनों सदन के सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होगा तो लोकसभा में होगा। कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो इसका चुनाव निर्वाचन आयोग ही संपन्न कराता है। ठीक है। भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के भारतीय संसद का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य अगर पूछे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछे तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछे तो अनिश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो अनिश्चित होगा, क्योंकि ये स्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं होता है। अगला, संसद दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है। तो अध्यक्षता करने की अगर बात आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। और ये पूछे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, संबोधित कौन करता है, तो वहाँ राष्ट्रपति होगा। ठीक है। लेकिन अध्यक्षता की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे याद करिए, अध्यक्षता अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है। राज्यसभा, सॉरी, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या संसद की संयुक्त बैठक में? तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो होगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। बाकी साधारण विधेयक तो कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अगर धन विधेयक की बात आती है तो लोकसभा इसमें सर्वोच्च होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करेगा? ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का पूरा अधिकार किसको है? लोकसभा को है, लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्यकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। शून्यकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या कहीं से भी नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व को जो शून्यकाल शब्द दिया है हमने दिया है। किसने दिया है? इंडिया ने। ठीक है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? कहीं से भी नहीं, भारत होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? बताइए। तो भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार मात्र संसद को है। ठीक है, बाकी किसी को नहीं है। अगला और 42वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं कितने सदस्यों को? किसी को नहीं, 2 सदस्यों को, 4 सदस्यों को या 12 सदस्यों को? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी को नहीं, क्योंकि पहले 2 सदस्यों को था। ठीक है। लेकिन उसे अब रद्द कर दिया गया है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में किसी भी सदस्य कोई मनोनयन को बंद कर दिया गया है। अब सीधे जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य चुन करके आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने की आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या किसी को नहीं? तो आपको याद होगा पीछे हमने पढ़ाया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसे भंग करने, समाप्त करने या कार्यकाल की अवधि बिल्कुल नहीं है, अर्थात ये भंग नहीं हो सकती है। तो इसका आप समझ जाएगा इनमें से किसी को नहीं। 45वां प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। 530, 545, 550 या 552? तो पहले 552 थी, लेकिन 2 सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया गया है, अर्थात बंद कर दिया गया है। तो अब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? मात्र 550। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू या प्रतिभा पाटिल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिभा पाटिल, क्योंकि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? एक अच्छा क्वेश्चन। 3 माह, 6 माह या 6 माह 6 सप्ताह या 1 वर्ष? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 महीने 6 सप्ताह। इसको क्लास बता देंगे कैसे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक शक्ति या विधेयक लाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे अनुसार विधेयक लाना। बात की आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? यह आसान क्वेश्चन है। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का काम करते हैं। राष्ट्रपति नहीं होते, राष्ट्रपति का काम करते हैं।
भारत में राष्ट्रपति की स्थिति की प्रकृति क्या है? आपको मैंने पीछे बताया प्रकृति क्या है अगर पूछे। वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका, न्यायपालिका का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख। मैंने पीछे बताया है ये नाम मात्र कार्यपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता अपने प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जी मौलांकर प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पे, जनसंख्या पे, ए और बी दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है वहाँ की जनसंख्या पर। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, मनोनयन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, लोकसभा में मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट कौन देगा? तो जब लोकसभा में किसी विधेयक पे वोटिंग चल रहा हो और मत बराबर हो जाए, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक वोट देने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व अगर हो पूछा जाएगा तो लोकसभा के प्रति हो जाएगा सामूहिक रूप से। अगर व्यक्तिगत पूछे तब राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मंत्रिपरिषद का अंग नहीं है? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीनों तो है मंत्रिपरिषद के अंग, लेकिन उपराज्यपाल अगर पूछे तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य सूची के विषयों पे केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति पर, राज्यसभा के प्रस्ताव से, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, या इनमें से सभी। तो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे कानून मुख्यतः राज्यसभा के प्रस्ताव से ही बनाएगा, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी बना सकता है। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। तो इसमें इसका आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक विशेषता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक विशेषता है हमारी एकहरी नागरिकता अर्थात एकल नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव किससे संबंधित है? न्यायपालिका से तो होगा नहीं, कार्यपालिका, एक साथ चुनाव, ये लोकपाल से। एक साथ चुनाव से होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक है, अगला है, भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, 352, ये तो होगा नहीं, राष्ट्रीय आपात है। 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, अनुच्छेद 365 आधार से संबंधित है। और क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है ही और संबंधित पूछ रहा है, यही होगा। ठीक है, बी, आंसर बी। भारत में राज्यों की सीमाओं को कौन बदल सकता है? तो भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का एकमात्र अधिकार संसद को है। भारतीय संघ में राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? अब यहाँ वास्तविक प्रमुख पूछ रहा है और कहाँ पूछ रहा है? राज्य सरकार पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरलाइन करके पढ़ने की आदत डालिए। भारतीय संघ में राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति का तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री होगा नहीं, राज्यपाल होगा नहीं, तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट है, शक्तियों के वितरण संबंधी विवादों को कौन सुलझाएगा? कितने भी विवाद होंगे उन्हें सुलझाने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र राज्य के बीच टकराव की स्थिति में किसकी प्राथमिकता होगी? तो केंद्र की, बड़े भाई की भूमिका हमेशा होती है। तो बड़ा भाई कौन है? केंद्र है। छोटा भाई कौन है? राज्य है। जब दोनों विवाद होगा तो बड़े भाई की बात मानी जाएगी। अगला है, भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, राज्यों को पूर्ण स्वायत्त, एकात्मक झुकाव, कठोर संविधान, या कार्यपालिका का पृथक्करण। संघवाद की मुख्य विशेषता है, ठीक है, शक्ति का पृथक्करण। ठीक, अगला, केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक कौन होता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल होता है। ठीक,
अच्छा क्वेश्चन। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से है नहीं, न्यायिक सुधार से है नहीं, केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करता है। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति का सलाहकार कौन है? मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्थाओं में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? ठीक है, ठीक है, हु होल्ड्स द डिसिडरी पावर इन फेडरल सेटअप ऑफ आवर कंट्री, इंडिया। तो जो अवशिष्ट अधिकार हैं वो केंद्र के पास है। ठीक है, इससे पहले, केंद्र से पहले ये गवर्नर जनरल को इसका अधिकार दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये अधिकार किसको दिया गया? केंद्र को दिया गया। भारतीय संविधान एक मजबूत किसका निर्माण करता है? केंद्र का, राज्य का, राष्ट्रपति का या संसद का? भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्र का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ठीक है, हैं अगर पूछ दिया तो वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। ठीक है, पहले 97 थे लेकिन वर्तमान में 100 है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, विदेशी मामले केंद्र सूची के अंतर्गत, बैंकिंग केंद्र सूची के अंतर्गत, रक्षा अर्थात डिफेंस केंद्र सूची के अंतर्गत, पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है। उस व्यवस्था के क्या कहते हैं जिसमें केवल एक स्तर की सरकार होती है? तो जहाँ एक स्तर की सरकार होती है अर्थात सिर्फ केंद्र में सरकार होती है, वही राज्यों के का भी देखभाल करती है अर्थात शासन करती है, उसे सिर्फ एकात्मक सरकार कहते हैं। हमारे संघीय सरकार है जहाँ केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें हैं। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िए क्वेश्चन को। संघीय न्यायपालिका है, एकात्मक न्यायपालिका है, वैध न्यायपालिका है या एकीकृत न्यायपालिका है? बस शब्दों का फेर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भारत में है यह एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, एकात्मक न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है उसको मैं क्लास में बता दूंगा। संसद का उच्च सदन कौन कहलाता है? तो संसद का उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। ठीक है, निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। और अगर राज्य का पूछे, ठीक है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होगा, निम्न सदन विधानसभा हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के आपके 80 क्वेश्चन। आई होप ये सभी प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में काम आएंगे। एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, देखने में आसान है लेकिन कल मैंने इन्हीं क्वेश्चनों का टेस्ट करा दिया था अपने ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप चलता है हमारा पैड ग्रुप, तो उसमें बहुत कम ही लोग थे जो 65 प्लस ला पाए थे। ठीक है, एक लोग सिर्फ लाए थे। तो देखने में प्रश्न आसान है लेकिन वास्तव में कठिन है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल आएंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।